जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम लक्ष्मीकांत सर का पॉलिटी का हम क्लास सेकंड आज दूसरा क्लास होगा। ठीक है, मैंने जो है फर्स्ट क्लास करवा दिया था और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हमारा शुरू होगा संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहली बात, प्रिएम्बल सबको याद रहना चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है हमारा बन जाता है। तो प्रस्तावना पहले क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना के क्या तत्व क्या है। तो प्रस्तावना के तत्व की हम बात करें तो पहली बात तो संविधान के अधिकार का जो स्रोत है वो क्या है, तो भारत की जनता है। ठीक है, भारत की जनता जो है संविधान की शक्ति है, संविधान के अधिकार का स्रोत है। भारत की प्रकृति कैसी है, तो भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु राज्य या देश कहें, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की प्रकृति इनमें से कौन सा नहीं है या इनमें से कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला जो है राज्य व्यवस्था वाला देश है। अब संविधान का उद्देश्य क्या है भाई? उद्देश्य है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 को। अब प्रस्तावना के मुख्य शब्द के बारे में जानते हैं। तो पहला है संप्रभु। संप्रभु मतलब क्या होता है कि भारत किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, भारत किसी का डोमिनियन स्टेट नहीं है, इस पे किसी का मतलब कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता है, इसके ऊपर कोई अपना पावर नहीं दिखा सकता है। हर मामले में जो भारत है वो स्वतंत्र है, हर डिसीजन लेने में भारत स्वतंत्र है, उसे जो है कोई दूसरा देश जो है उसको बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया संप्रभु। अब समाजवादी देखते हैं, समाजवादी क्या है। तो भारत के संविधान में अगर बात करें तो डीपीएसपी में जो है समाजवादी लक्षण मौजूद थे। ठीक है, पहले जो है सिर्फ डीपीएसपी में ही जो है समाजवादी लक्षण मौजूद थे, लेकिन बाद में जो है प्रिएम्बल में भी, प्रस्तावना में किसमें, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो भारतीय समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, वो पब्लिक जनता का है। ठीक है, और साम्यवादी यानी राजा वगैरह का हो जाता, तो यहाँ जनता ही शासन करती है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद का हमारा उद्देश्य होता है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो भारतीय समाजवाद अगर बात करें तो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों समाजवाद का मिला जुला रूप है, और इसका झुकाव अगर देखें तो गांधी जी की तरफ ज़्यादा है। गांधी जी समाजवाद की ओर जो है, गांधीवाद समाजवाद उसकी तरफ ज़्यादा है। अब तीसरा है कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिस तरह समाजवादी को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, या हमारे इंडिया का ही कोई विशेष धर्म नहीं है भारत का। यहाँ पे जो है सभी धर्म के लिए समान इज्जत है, रिस्पेक्ट है और वैल्यू भी समान है। ठीक है, तो ये हो गया धर्मनिरपेक्ष। अब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या हुआ कि भारत का जो लोकतांत्रिक है राज्य व्यवस्था वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो सुप्रीमेसी पावर हो गया। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में है। तो भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था, हमारे संविधान में जो है प्रतिनिधि क्या है, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यकारिणी, अपनी सभी नीतियों, पॉलिसी और कार्यों के लिए जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है। लोकतांत्रिक किस तरीके से है इसको बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारिणी परिषद जो कहेंगे एक टाइप से, तो ये आपका क्या हो गया कि नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाब, यानी कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है। संविधान के प्रस्तावना में बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख किया। 3 लोकतंत्र है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख किया गया है। अब गणतंत्र, 5वां नंबर हमारा आता है गणतंत्र।
तो लोकतंत्र में दो तरीके के होते हैं, हमने पहले भी देखा था ओवरव्यू, जो हमने लक्ष्मीकांत का पॉलिटी ओवरव्यू, और जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग उसको जाकर के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो राजशाही और गणतंत्र, ठीक है। तो राजशाही क्या हुआ, अध्यक्ष हो या राजा हो, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी होता था उसके माध्यम से लोग जो है वहाँ पे राजशाही पद पे आसीन होते थे, ठीक है। यानी जो वहाँ का राजा का बेटा राजा बनेगा, ये राजशाही हो गया। गणतंत्र क्या हो गया, किसमें जो है प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से हो, एक निश्चित समय के लिए जो है एक शासक चुनकर आता है। जैसे कि हमारा कहाँ चल रहा है, तो अमेरिका, भारत, तो कौन चुनता है, तो जनता चुनाव करती है, ठीक है। अब हम देखें भारतीय संविधान की, जनता भी चुनाव करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है उसका सिलेक्शन करते हैं, उसका जो है इलेक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हो गया। डायरेक्ट में अगर बात करें तो जनता आ जाएगी, अप्रत्यक्ष में आ जाएगा तो जो हम लोग जो जनता लोग चुन के, जनता के द्वारा जो चुन करके प्रतिनिधि जाते हैं और वो फिर वहाँ पे वोटिंग डालते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष में आ गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का मतलब क्या है कि भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। यह इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, लेकिन सत्ता में आने के लिए जो है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव के थ्रू ही उसको राष्ट्रपति को जो सत्ता में आएगा, ठीक है। अब न्याय देखते हैं, 6 नंबर है न्याय। तो 3 तरीके के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इसकी सुरक्षा के लिए जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। जो हमारा 3 न्याय है उसको कैसे संरक्षण, कैसे उसका सुरक्षा कैसे की जाती है, उसका प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत का जो क्लॉज सब है, उपबंध जो है उसके जरिए की जाती है। अब सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक न्याय मतलब क्या हो गया कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करना है, समान व्यवहार करना, तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय, ठीक है। किसी की जाति हो, किसी का रंग को लेके, किसी के धर्म, किसी को लिंग, ये सब बिना भेदभाव किए समान व्यवहार अगर कोई कर रहा है तो वो कहला जाएगा सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो किसी भी आर्थिक कारण से जो है किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा आएगा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसी में शामिल है, आर्थिक न्याय, ठीक है। कि जो जरूरतमंद है उनको सरकार देती है ना, सब कुछ, सारा स्कीम निकालती है, तो ये सब आर्थिक न्याय के अंदर आ गया। अब राजनीतिक न्याय की हम बात करें तो हर व्यक्ति को जो है समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, यानी हर व्यक्ति को हक है कि अपना बात सरकार तक। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर की स्वतंत्रता। तो प्रस्तावना में हर व्यक्ति के लिए जो है मौलिक अधिकार के जरिए किसकी, तो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है, ठीक है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। तो आपका स्वतंत्रता की बात करें तो 5 है, कौन कौन सा है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना की स्वतंत्रता। तो इनकी रक्षा अगर सुरक्षित इनको कौन करती है, तो मौलिक अधिकार के जरिए। और इसमें अगर किसी का हनन होता है तो दरवाजा जो है न्यायालय का, मतलब कोर्ट, वो जा सकता है, ठीक है। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता हो गई, मौलिक अधिकार, ये शर्त रहित नहीं है। जो प्रस्तावना में दिया गया है स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, वो शर्त रहित नहीं है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में जो वर्ड है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, तो उसके आदर्श को कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अब हम देखते हैं 8वां नंबर समता। तो समता का मतलब ये हो गया समाज का कोई भी वर्ग हो उसके लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध से है। यानी समाज का कोई भी, समता का अर्थ हो गया कि समाज का कोई भी वर्ग हो उसको विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव का, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको विशेष अधिकार, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिना कोई भेदभाव नहीं करना है और हर व्यक्ति को जो है समान अवसर प्रदान करने के उपबंध से। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हर व्यक्ति को नागरिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षमता प्रदान करने का उपबंध करती है। मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, ये क्या है, तो ये नागरिक को जो है क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। अब आर्टिकल 325 की इसी के अंडर में बात कर लेते हैं। तो 325 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य नहीं माना जा सकता। तो 325 के तहत जो है आपका वोटिंग कार्ड बनता है और इसमें किसी धर्म, किसी जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को उसका वोटिंग कार्ड बनाने के मामले में अयोग्य नहीं माना जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या कहता है, तो आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा व विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान है, आर्टिकल 326 के तहत हम जो है वोट देते हैं।
तो लोकसभा हो या विधानसभा हो उसके लिए वयस्क मतदान हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 325 और 326 को जो है राजनैतिक समता सुनिश्चित करती है, ठीक है। अब आर्टिकल 39 की अगर हम बात करें, आर्टिकल अनुच्छेद 39, तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये किसमें, डीपीएसपी में है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो आपका हो गया आर्टिकल 39। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व में शामिल आर्थिक क्षमता प्रदान करने के पक्ष में है, ठीक है। अब हम देखते हैं 9 नंबर, बंधुत्व। बंधुत्व क्या है, तो भाईचारे की भावना हो, संविधान की एकल नागरिकता बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करते। भाईचारे की भावना, संविधान की एकल नागरिकता जो है बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं ना। प्रस्तावना में जो शब्द है व्यक्ति का सम्मान, जो भी उल्लेखित शब्द है कि व्यक्ति का सम्मान तथा देश की एकता व अखंडता द्वारा बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता व अखंडता द्वारा जो है बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। अब हम देखेंगे संविधान की मूल संरचना। तो मूल संरचना की बात करें तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलिए पहला केस हम देखते हैं, शंकरी प्रसाद मामला। ये 1951 में आया था और इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 में जो है संशोधन की शक्ति के अंदर मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। इसका मतलब हो गया कि शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत 368 के संशोधन, उसी में जो है संशोधन की शक्ति प्राप्त है। किसके लिए, मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना हो तो आपको आर्टिकल 368 के तहत आपको करना पड़ेगा। आर्टिकल 13 की बात कर लें तो आर्टिकल 13 के अंदर क्या है कि समान विधि बनाकर संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 13 में आपका है कि अगर कोई सामान्य विधि बना करके, कोई जनरल लॉ बना करके संसद चाहे कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर लेगी तो ये पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 13 कहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आर्टिकल 13 को बहुत बार जो होता है उसको इग्नोर करते हैं, मगर आर्टिकल 13 को जानना चाहिए। इसी के तहत है कि जो समान विधि द्वारा या समान प्रोसेस द्वारा जो है संसद जो है मौलिक अधिकार को परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब दूसरा मामला देखते हैं, गोलकनाथ मामला बहुत ही चर्चित मामला था। तो 1967 में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है लोकोत्तर है तथा अपरिवर्तनीय है, स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती ना किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। ये गोलकनाथ मामला था 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मौलिक अधिकार है वो अपरिवर्तनीय है और सबसे उच्च मतलब उसको जो है बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो संसद जितना भी कर ले, अगर चाहे कि मौलिक अधिकार में किसी को कटौती कर देंगे या फिर किसी को हटा देंगे, किसी का अधिकार वापस ले लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये गोलकनाथ मामला 1967 में ये हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट है केशवानंद भारती मामला। 1973 में जब केशवानंद भारती मामला आया था तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि संविधान की मूल संरचना का प्रतिपादन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, परंतु संसद उन मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये देखिए गोलकनाथ में आता है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ना वापस ले सकती है, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 के तहत आ जाता है कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकार को जो है वो बढ़ा सकती है या वापस भी ले सकती है, लेकिन किसके आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। और लेकिन किसे, तो ये सिर्फ उसी अधिकार को वापस ले सकती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। संविधान की जो मूल संरचना था उसमें नहीं है, उसी को ले सकती है। ये केशवानंद भारती मामला में कहा था। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन। तो संसद में अधिनियम पारित किया गया कि संसद के विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह 42वां संविधान संशोधन है कि इसके तहत जितना भी संशोधन हो जाएगा उन संशोधन उस पार्टिकल चीज को जो हो गया या 42वां संविधान संशोधन के अंदर जो भी नियम कानून को संविधान संशोधन किया गया होगा उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही क्यों ना हो। ये 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। ये उस समय इंदिरा गांधी के समय में। अब मिनर्वा मिल्स मामला देखते हैं 1980 में क्या आया। तो 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी तो बना देती है इस तरीके का
तो अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित किया था। इट्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी अपना मनमानी के हिसाब से वो कहती हैं कि भाई जो भी हो, जो विधायिका तैयार कर देगी, जो भी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अंदर हो जाता है तो उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर जो है 4 साल के बाद मिनर्वा मिल्स मामला आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको 42वां संविधान संशोधन में जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है अमान्य घोषित कर देती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। जुडिशियल रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू जो होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज का। लेकिन इसमें जो 42वां संविधान संशोधन में सीधे कह दिया गया कि कोर्ट के आप जा भी नहीं सकते हैं, तो न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। बिल्कुल संविधान की मूल विशेषता है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जो अमेरिका से लिया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में व्यवस्था को ही बहाल रखा, यानी इसने कह दिया कि जो केशवानंद भारती मामले में जो बात हुई है बस वही होगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी चीज आप बदल देंगे और कोर्ट उसको जो है, तो इसलिए उसको जो है अमान्य घोषित कर दिया था मिनर्वा मिल्स। अब हम देखेंगे संविधान की मूल संरचना के क्या क्या तत्व हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति, तीसरा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, चौथा है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, पांचवा है आपका संविधान का संघीय स्वरूप, छठा है राष्ट्र की एकता और अखंडता, सातवां है कल्याणकारी राज्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय जो आ गए। 8वां नंबर में हो गया न्यायिक समीक्षा, 9 नंबर में हो गया व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, 10 नंबर में आपका आ जाता है संसदीय प्रणाली, 11 में आता है आपका कानून का शासन, 12 में आता है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन, और 13वां नंबर में आपका आ जाता है समता का सिद्धांत, 14 स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, 15 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, 16 संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, 17 में हो गया न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, 18 में हो गया तर्क संगता का सिद्धांत, 19 क्या कहता है कि आर्टिकल 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां। तो यानी संसद जो है उपरोक्त सिद्धांतों को जो है संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित नहीं कर सकती है। ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, इसको भी नहीं चेंज कर सकती है, ठीक है। भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणराज्य प्रकृति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, संविधान जो एक संघीय स्वरूप है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी नहीं हटाया जा सकता है, कल्याणकारी राज्य में बात करें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय देना ही होगा, न्यायिक समीक्षा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संतुलन, समता का सिद्धांत, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति और न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, तर्क संगता का सिद्धांत एंड द लास्ट अनुच्छेद 32, 136, 141 तथा 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को ये प्राप्त शक्तियां। तो इसको जो है संविधान संशोधन के माध्यम से भी सीमित नहीं कर सकती है। अब हम देखते हैं संविधान का संशोधन कैसे कैसे होता है। तो संविधान का संशोधन कितने भाग में है? तो 20वें भाग में है, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 368 में है। संसद अपना जो है संशोधन कहता है, संसद क्या करता है कि अपनी संविधीय शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। जो संसद है वो चाहे तो किसी भी अपना मतलब पावर का यूज करते हुए जो है संविधान का किसी भी क्लॉज हो गया उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं, उसको वो चेंज नहीं कर सकती है, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती है, वो उसको मतलब हटा नहीं सकती है या चेंज नहीं कर सकती है। अपना जो अलग से जो क्लॉज जोड़ा गया बाद में, ठीक है, उन सब में जो है वो चाहे तो परिवर्तन भी कर सकती है या उसको चाहे तो हटा भी सकती है। और ये हमने देखा था केशवानंद भारती मामला में 1973 में, ठीक है।
तो चलिए संशोधन की प्रक्रिया आप देखते हैं, संशोधन की कितनी प्रक्रिया हो रही। तो संविधान के संशोधन का जो आरंभ है, संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। संशोधन की प्रक्रिया के लिए जो है किसी भी उसका जो विधेयक है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और विधेयक को किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई भी बिल हो, ठीक है, बिल को जो है, बिल क्या है, बिल को किसी मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है उसको फिर से स्थापित किया जा सकता है। उसके लिए राष्ट्रपति के जो है मतलब पहले लाने के पहले जो है राष्ट्रपति का स्वीकृति उस समय आवश्यक नहीं है। फिर क्या होता है, विधेयक को जो बिल है उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी उपस्थिति भी कितना होना चाहिए, तो 50% से अधिक होना चाहिए, और उसमें 2/3 बहुमत होगा। तो ये हो जाएगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 कंडीशन हो गई। एक हो गई कि 2/3 बहुमत होना चाहिए, कितना के साथ, तो 50% से अधिक उपस्थिति भी चाहिए और उसका 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, ये हुआ विशेष बहुमत। दोनों सदन के बीच असहमति अगर होती है तो उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों के बीच मान ले जाए कि सहमति नहीं बन पाती है तो इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं किया जा सकता है। फिर हो गया कि यदि विधेयक संविधान का संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी समान बहुमत से पारित होना चाहिए। और अगर विधेयक ऐसा हो कि संविधान का संघीय व्यवस्था से रिलेटेड हो, ठीक है, उसका संशोधन करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आधे राज्यों का विधानमंडल से भी समान बहुमत से पारित होना चाहिए। आधे राज्य, जैसे कि 28 राज्य है तो 14 राज्यों का जो है विधानमंडल है, तो वहां से जो है समान बहुमत से पारित होना चाहिए। अब संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, विधेयक को ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद को पुनर्विचार के वापस भेज सकते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना बाध्यकारी है। जब संविधान संशोधन का बिल जाता है राष्ट्रपति के पास तो वो क्या करते हैं, वो ना तो अपने पास रखेंगे उसको और ना ही संसद को पुनः विचार के लिए वापस भेज देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पे जो है सहमति उनको देना ही पड़ता है। ये किसके लिए है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए, ना कि समान विधेयक के लिए नहीं है ये, ना धन विधेयक, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ है संविधान संशोधन विधेयक, ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो विधेयक अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं तो उसके बाद जो बिल है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब संशोधन के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 368 के तहत जो 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था, एक है विशेष बहुमत और एक है विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ये संशोधन के लिए 2 तरीके से है। संसद का विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, दूसरा है संसद का विशेष बहुमत तथा राज्यों की स्वीकृति द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद जो है संसद के साधारण बहुमत से भी संशोधित हो सकते हैं। यह संशोधन साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है, अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है ऐसे विधेयक हैं जिनको जो साधारण बहुमत से जो है संसद का साधारण बहुमत से भी पारित हो जाते हैं। ठीक है, तो संशोधन के लिए साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा भी हो जाते हैं। तो ये संशोधन जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं तो वो 368 के तहत नहीं होते हैं, उनका उद्देश्य जो है 368 के तहत उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो संविधान संशोधन के प्रकार देखते हैं। पहला हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा हो गया संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत। अब हम देखते हैं कि संसद के बहुमत द्वारा संशोधन उसमें क्या होता है। तो पहली बात तो कि साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है उसको आर्टिकल 368 की सीमा से जो है इसको बाहर किया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा है जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो जाता है। तो अगर नए राज्यों का कोई प्रवेश हो, गठन हो, नया राज्य बनाना हो, ठीक है, तो उसमें साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्य का कोई निर्माण करना हो, उसका क्षेत्र हो, उसका सीमा हो, बॉर्डर हो, तो किसी राज्य का जो सीमा हो गया उसको बढ़ाना है, घटाना है या उसके नाम को चेंज करना, तो भी साधारण बहुमत हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का निर्माण हो या उसकी समाप्ति हो, ये भी साधारण बहुमत हो गई। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, इसके लिए जो उपलब्धियां हैं, ठीक है, उसके लिए जो उपलब्धि हो गया, भत्ता हो गया, विशेष अधिकार हो गया जो दूसरी अनुसूची के तहत, तो इसके लिए भी आराम से साधारण बहुमत से जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब संसद में गण पूर्ति जो है
तो ये इसके लिए भी साधारण बहुमत से चाहे तो संशोधन हो सकता है। संसद सदस्यों का वेतन हो, भत्ता हो, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो, संसद सदस्य व उसकी समितियों के विशेष अधिकार हो, इसको भी घटाया बढ़ाया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीश की संख्या हो, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, ये भी आपका हो गया साधारण बहुमत। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण और 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, ठीक है, ये भी आपका साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है। अब देखते हैं कि संसद का विशेष बहुमत द्वारा क्या क्या होता है। तो संसद का विशेष बहुमत में क्या होता है कि प्रत्येक सदन में, ठीक है, निम्न सदन उच्च सदन दोनों सदन में जो है अलग अलग, जैसे निम्न सदन में क्या होगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत होगा, तो संसद का विशेष बहुमत उसमें कहलाएगा। ठीक है, यानी उच्च सदन में भी और निम्न सदन में भी जो है जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो मतदान करने वाले जो संसद है वो प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे, तो उसका 2/3 बहुमत जो है उसको मिलना चाहिए। तो किस में होता है, तो किसके लिए चाहिए, तो मूल अधिकार के लिए चाहिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व वे सभी उपबंध जो अन्य 2 श्रेणियों से संबंध नहीं है, वो सभी क्लॉज जो मूल अधिकार में नहीं है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में नहीं है, उसके लिए भी जो है आपको संसद का विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए। अब एक सबसे टफ वाला आता है 3रा नंबर कि संसद के विशेष बहुमत भी होना चाहिए और राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, इसके तहत जो है संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति जरूरी है। केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की शक्तियां, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबद्ध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति व प्रक्रिया, आर्टिकल 368 भी इसके अंदर आता है। किसके साथ, तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों दोनों चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए और एक चीज और है, संसद के विशेष बहुमत में अगर बात करें तो प्रेजेंट भी कितना लोग को होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 नंबर की बात करें तो क्या बोलता है 50% जो है प्रेजेंट होना चाहिए मेंबर को। अब हम देखेंगे संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान का जो पार्ट 1 है, ठीक है, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहा गया, संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अब आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया यानी भारत के बजाय, है ना, इंडिया यानी भारत बजाय बोला गया है राज्यों के समूह। ठीक है, इंडिया जो हो गया राज्यों के समूह के, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया जो है राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा ने संविधान में भारत का नाम क्या रखा, इंडिया, जो कि भारत है को चुना है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में अगर बात करें तो राज्यों का संघ का अर्थ है कि भारत के संघ राज्यों के बीच जो है कोई समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब हो गया कि राज्य के बीच में जो है कोई समझौते का ये परिणाम नहीं है और राज्य का जो संघ है, ठीक है, उससे आप हट नहीं सकते। जब आप भारत देश में शामिल हो गए तो कोई भी भारत का राज्य चाहेगा कि हम अलग हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है, या फ्यूचर में जाके हो सकता है कि पीओके शामिल हो जाए तो बाद में फिर पीओके चाहेगा कि हम हट जाएंगे, तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल 1 की हम बात करें तो भारतीय क्षेत्र को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा, राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा जो है अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, ऑक्युपाइड एरिया हो गया 3रा नंबर, राज्यों का क्षेत्र हो गया, दूसरा हो गया संघ क्षेत्र, तीसरा हो गया कि ऐसा एरिया जैसे कि पीओके हो गया, चीन का उधर का पार्ट हो गया पीएके। तो ये सब जो है एरिया जो हो गया एलएसी, तो ये सब एरिया जो हो गया कभी भी इंडिया जो है इसको ऑक्युपाई कर सकता है। तो राज्य तथा संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। ठीक है, पहला जो शेड्यूल है, पहला अनुसूची है, उसमें राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र का विस्तार को जो है पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। और इस वक्त कितना है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों के संदर्भ में बात करें तो संविधान के उपबंध की व्यवस्था जो है सभी राज्यों पे, जम्मू और जो राज्यों का संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पे समान रूप से लागू है। अब देखते हैं कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की क्या शक्ति है। ठीक है, तो आर्टिकल 3 जो हुआ संसद को अधिकृत करता है।
क्या? तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, ये आर्टिकल 3 है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, ये भी आर्टिकल 3। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है या नाम में चेंजेस करना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत जो है साधारण बहुमत से हो जाता है। अब देखते हैं नोट क्या है कि उपरोक्त परिवर्तन में संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। इसमें अगर परिवर्तन करना है तो कोई भी ऑर्डिनेंस हो गया, अध्यादेश, राष्ट्रपति की जो है पहले अनुमति के लेना पड़ता है, उसके बाद फिर संसद में इसको पेश किया जा सकता है, यानी आर्टिकल 3। संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को क्या करेगा, जब राष्ट्रपति के पास ये चला जाएगा ये बिल, तो उसके बाद जो अध्यादेश को संबंधित वो क्या करेगा कि जिस राज्य से संबंधित होगा उसके विधानमंडल का जो है वोटिंग हो जानेगा, मत जानने के लिए उसको भेजता है, और ये मत एक निश्चित सीमा के अंदर होता है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति हो या संसद हो, राज्य विधानमंडल मान लीजिए 4 आए, लेकिन राष्ट्रपति या संसद है ना, तो वो अगर चाहे तो उसको नहीं मन है, उसको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो जो है संविधान के हिसाब से अगर वो देखता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसको स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है। उसके लिए कोई उस पर बाध्यता नहीं है, ना राष्ट्रपति पे ना संसद पे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान संसद को यह अधिकार देती है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों के अनुमति के भी कदम उठा सकती है। संसद को यह अधिकार दिया गया है, नया राज्य बनाना हो, उसका चेंज करना हो, नाम बदलना हो, बॉर्डर में कुछ भी सीमा में उसका चेंज करना हो, ये सब जो है आपको संसद करेगी। संविधान सभा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। संविधान द्वारा जो है क्षेत्रीय एकता या राज्य का अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। राज्य को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। भारत को जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, क्योंकि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। वाह, ये कितना अच्छा है। देखिए क्या है कि भारत को जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, ठीक है। यानी क्यों कहा गया भारत को विभक्त राज्यों का, बटे हुए राज्यों का जो अविभाज्य संघ कहा गया है, क्योंकि संघ सरकार अगर चाहे तो राज्य को हो सकता है वो समाप्त भी कर दे, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। मान लीजिए कोई स्टेट है, उसको अगर भारत सरकार चाहेगी कि इसको समाप्त करना है तो उसको समाप्त भी कर सकती, मिला सकती है किसी भी दूसरे राज्य में, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टेट चाहेगा, यहाँ का इंडिया का कोई स्टेट चाहेगा कि हम भारत को समाप्त कर देंगे, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 4 में ये घोषणा किया गया कि आर्टिकल 2 के अंतर्गत जो नए राज्यों का प्रवेश, गठन, ठीक है, या नए राज्यों का निर्माण हो गया, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन, इन सब का संविधान जो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि आर्टिकल 2 के तहत जो था नए राज्यों का प्रवेश, गठन, नए राज्य का निर्माण, सीमा, क्षेत्र, नाम में चेंजेस, ये आर्टिकल 3, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो है उसको क्या करेगा, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है। अब संसद की शक्ति की बात करें तो राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने का नहीं है, ठीक है। संसद की शक्ति जो है राज्य को सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। भारत का कोई भी क्षेत्र जो है संसद चाहेगा भी तो वो नहीं दे सकता है किसी को। ये क्या है, आर्टिकल 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। ये कब किया जा सकता है? आर्टिकल 368 में संशोधन करेगा उसके तहत कर सकता है। 1969 में जो है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, किंतु इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश में सौंपना शामिल नहीं है। देखिए क्या है कि जब 1969 में जो है सुप्रीम कोर्ट ये सिस्टम दिया था कि भारत और अन्य देश के बीच जो सीमा निर्धारण विवाद है, ठीक है, उसको हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे चाहे अगर कि पीओके अगर लेना है इंडिया तो वो आराम से ले सकता है, उसके लिए नहीं जरूरी कि संवैधानिक संशोधन करना है, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है इंडिया का ऑक्युपाई एरिया माना जाता है। पाकिस्तान कहता है कि मेरा ऑक्युपाई है, इंडिया कहता है कि इंडिया का है, ठीक है। तो ये ऐसे तो एक्चुअल में क्या है वो तो नहीं कुछ कहा जा सकता, लेकिन हाँ इंडिया का जो पीओके हो गया, इंडिया का अपना एरिया हो गया, तो वो क्या है
उसको अगर वो ऑक्युपाई करना चाहेगा, उसको अगर वो लेना चाहेगा इंडिया, तो ले सकता है, उसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। और पहले क्या हुआ था कि 1969 में जो है सुप्रीम कोर्ट बोला था कि ये कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। उसी समय जो बोला गया था कि ये जो कार्य है किसके द्वारा, तो एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहे, अगर कार्यपालिका भी चाहे कि हम भारत का क्षेत्र को किसी और देश को दे देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब चलिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 रियासत थी, ठीक है, उसकी भौगोलिक सीमा में, जिसमें से 549 जो रियासत थी वो तो स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गई। 549 जो है भारत में शामिल हो गए 552 में से अगर बात करें तो जो 3 रियासत था, ठीक है, 3 रियासत के लिए क्या करना पड़ा, हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर, इसको भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो बाद में हैदराबाद को जो है पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और कश्मीर को जो है विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। अब हम देखते हैं प्रमुख आयोग और उनके सुझाव क्या हैं। धर आयोग की हम बात करते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का जो विचार है, सबसे पहले धर आयोग 1948 में एस.के. धर कमेटी, ठीक है, एस.के. धर की अध्यक्षता में जो है भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति का जो है ये कमेटी किसने दी थी, सबसे पहले तो धर आयोग ने, और एस.के. धर उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आयोग ने क्या सिफारिश की थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये धर आयोग का कहना था कि राज्य का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से करना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ कि उसका जो ये सिफारिश था उसमें असंतोष लोगों में फैल गया। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आती है जेबीपी कमेटी, ठीक है। तो धर आयोग का जो सिफारिश से जो असंतोष हुआ था, तो भारत सरकार दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन करती है, और इसमें जेबीपी, जे से हो गए जवाहरलाल नेहरू, बी से हो गए वल्लभ भाई पटेल, पी से हो गए पट्टभी सीतारामैया। तो इसमें कहा जाता है कि भाषाई आधार पे पुनर्गठन को सही नहीं माना, लेकिन इसको क्या हुआ, जेबीपी समिति भी बोला कि भाषाई आधार पे जो है नहीं करना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन 1953 में जब आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है भाषा के आधार पे मांग उठती है, आंदोलन होता है, और उसमें पोट्टी श्री रामुलु को जो है 56 दिन के बाद वो भूख हड़ताल करते हैं, और 56वां दिन जो है इनका डेथ हो जाता है 56 दिन के बाद। तो उससे तेलुगु में जो है भाषाई लोगों के लिए जो है आंदोलन बहुत ही उग्र हो जाता है, और उसके बाद सरकार को मजबूरी में जो है भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया जाता है आंध्र प्रदेश का। अब तीसरा नंबर पे आता है फजल अली आयोग, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका बन जाता है किस समय में, तो जेबीपी के समय में ही बन जाता है। फजल अली आयोग की बात करें तो ये दिसंबर 1953, ठीक है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, और इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन, क्वेश्चन आता है फजल अली आयोग में कौन कौन 3 सदस्य थे। तो फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। फजल अली अध्यक्ष हो गए, के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। आयोग ये स्वीकार करता है कि राज्य का जो पुनर्गठन है भाषा का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। फजल अली आयोग है जो बोलता है कि पुनर्गठन जो राज्य का है उसमें भाषा का मुख्य आधार बनाना चाहिए, एक राज्य एक भाषा। लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसने ये कहा कि भाई एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है उसको नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। फजल अली आयोग का कहना था कि भाषा के आधार पर जरूर होना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा इसके हिसाब से नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी राजनीतिक इकाई का जो पुनर्निर्माण है या पुनर्निर्धारण है वो भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो समिति जो है राज्यों का पुनर्गठन के लिए 4 बड़े कारक बताए थे। कौन कौन सा, पहला है कि देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण। बी नंबर में है कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। तीसरा है कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी होना चाहिए। चौथा है कि प्रत्येक राज्य में पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। पहला कहा था कि देश की एकता और सुरक्षा का जो अनुरक्षण और संरक्षण को ध्यान में रख के ही। दूसरा बोला कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता भी जरूरी है। तीसरा बोला कि वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क भी जरूरी है। चौथा बोला गया कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। अब 1956 के बाद जो राज्य बनाए गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अब उनको जरा एक लिस्ट में हम देख लेते हैं। तो पहला आपका हो जाता है महाराष्ट्र व गुजरात। ये कब बना था, तो 1960 में बना था, ठीक है। बम्बई को जो है भाषा के आधार पर पृथककरण हुआ था 1960 में, महाराष्ट्र व गुजरात।
दादर व नागर हवेली 1961 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दादर और नगर हवेली जो है 1961 में बना। गोवा, दमन व दीव ये 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा 12वां संविधान संशोधन के तहत। पुडुचेरी 1954 में फ्रांस ने भारत को सौंपा था। 14वां संविधान संशोधन द्वारा जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नागालैंड की बात करें तो ये 1963 में बना था, नागा आंदोलनकारी का जो है संतुष्टि के लिए। हरियाणा, चंडीगढ़ व हिमाचल ये 1966 में भाषाई आधार पे बना। मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय 1972 में 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा जो है बना था, ठीक है, 1969 में। अब हम बात करते हैं कि सिक्किम 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तो ये 2000 में बना था। तेलंगाना 2015 में बना था। तो ये हो गया। अब चलिए आज का जो है हम इतना दूर तक ही रहने देते हैं। होप सो गाइज मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।